अव्वल अकेडमी ऑफ एजुकेशन विच थोड़ा एक बार फिर स्वागत है। आज दे 2020 दे पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ है और एवरीडे क्वेश्चन विचों है। आप इसका जो अगला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसिस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस तो पहला दे चैप्टर तुसीं साडे पिछले वीडियो च देख चुके हो, ठीक है जी। केमिस्ट्री वाला पोर्शन आपां लगभग सारा समाप्त कर चुके हैं। ये हुण अगे बायो वाला पोर्शन है, बायोलॉजी वाला पोर्शन है जिहड़ा अज आपां स्टार्ट करांगे। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तुहाडी सहूलियत लई इस नूं एक ही वीडियो विच पाने की जो है कोशिश की गई है ताकि तुहानूं बार बार जो है वीडियो ना देखने पैण एक चैप्टर ले, ठीक है जी। इहदे विच जो चैप्टर लाइफ प्रोसेसिस या जीवन क्रियावां जिन्होंने आप पंजाबी च भी कह दिंदे हाँ, उहदे ते ये चैप्टर बेस्ड है। और इस तो पहला सब तो पहला जो आप डिस्कस करांगे कि जीवन लई जो आणवी गतियां क्यों जरूरी हैं, ठीक है। अणुओं की गतियां क्यों जरूरी हैं, क्योंकि इस सृष्टि च सारियां रचनावां जो है अणुओं तो बनिया होंदियां हैं, इसलिए उन्होंने अणुओं की जो गतिशीलता है वो बनाई रखनी चाहिए है। अति सूक्ष्म स्केल लोअर लैवल पे जो आपां जो गतियां ने छोटिया छोटिया आपां डायरैक्ट अखां नाल दिखाई नहीं दिंदियां, जिस तरह कि अणुओं की गतियां हो गई। हुण इन्हां विचों एक जो एग्जाम्पल है वो है विषाणु का, वायरस का। इहदे अंदर कोई भी आणवी गति नहीं होंदी, उहदे च गति नहीं होंदी जदों तक वो लिविंग सैल ते हमला नहीं करता। इसलिए ये हाले तक विवाद है कि वो जो वायरस हैं वो संजीव हैं यानी लिविंग हैं कि नॉन लिविंग। मैं कोरोना वायरस का एग्जाम्पल तुहाडे सामने है कि वो जो है आदमी के शरीर तो ही जो है ताकत लेंदा है और उत्थे ही वो डैड भी हो जाता है, ठीक है। इन्हें सोचो कोरोना वायरस ये क्वेश्चन थोड़ा कम आ सकता है, ठीक है जी। हुण नैक्सट जो आप करांगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसिस, कि ये जो लाइफ प्रोसेसिस जैविक क्रियावां की हैं, वो सारे कारज वो सारे काम जो सांझे रूप में जीवां की रखिया का काम करते हैं उन्होंने आपां जैविक क्रियावां कह देंगे हैं। जिवें कि आपां खाना खाने हैं पोषण कह देंगे हैं, या साह क्रिया, रेस्पिरेशन इत्यादि, ये सारिया क्रियावां क्या हैं अपनिया लाइफ प्रोसेसिस हैं। हुण देखा जाए तो लाइफ प्रोसेसिस का चैप्टर वैसे अगर डूंघाई जाइए तो ये बहुत वड्डा है, टेक्निकली आस्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है, पर असी इन्हूं जो है शॉर्ट रूप में तुहाडे अगे लियाउण दी कोशिश की है। शॉर्ट रूप में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल हरेक जो है चीज़ यदि असी टच करने की कोशिश की है, ठीक है जी। मतलब जो PCS का एग्ज़ाम है ये चीज़ मंगता है कि जो उन्होंने टॉपिक दिया कम से घट तो घट असी उसकी टैक्नीकैलिटी जो है सानू अच्छी तरह याद हो, ठीक है। बाकी ये जो है स्काई इज़ द लिमिट है। तुसीं जो टैक्नीकल चीज़ां ने वो बार बार रिवाइज करो तो जो उन्होंने कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो छड्डिया
गलत ना हो जाए, छड्डिया ना जा सके। ठीक है जी। हुण इस तो सब तो पहली क्रिया है जिहड़ी है वो है न्यूट्रिशन या पोषण। हुण जो ऊर्जा का स्रोत आपां जिन्हों फूड कह दिंदे हां, भोजन कह दिंदे हां, जो उसनूं आपां खाने हाँ, इस क्रिया नूं आपां पोषण या न्यूट्रिशन कह दिंदे हां। इस तो जो ताकत मिलती है उन्होंने आपां पोषण कह दिंदे हां, न्यूट्रिशन कह दिंदे हां। जेकर अपने शरीर विच या किसी भी सजीव के शरीर विच कोई ग्रोथ होनी है, वृद्धि होनी है, तो उसलिए उसनूं बाहरों खाण योग पदार्थ की जरूरत पवेगी। हुण पिछे भी जो आपां करिया सी कार्बन वाला चैप्टर, उहदे च भी तुहानूं दस्सिया सी कि पृथ्वी उत्ते जो धरती उत्ते जीवन कार्बन आधारित अणुओं उत्ते निर्भर है मोस्टली। ठीक है। तो इस करके अपने जो खाने वाले पदार्थ ने वो भी कार्बन के ऊपर ही आधारित हैं। ठीक है जी। हुण जो एक कार्बन स्रोत ने बहुत ज़्यादा जटिल ने, कंपाउंड ने, इस करके इन्हां दे अनुसार जटिलता के अनुसार ही ਵੱਖ-ਵੱਖ जीव भिन्न भिन्न प्रकार दियां विशेष क्रियावां की वरतों करते हैं। ठीक है। और आपां नूं यह भी पता है भी वातावरण जो अपना एटमोसफेयर है वो उत्ते किसी भी एक जीव का नियंत्रण नहीं है। सारे जीव एक दूजे नाल जुड़े, पर एक सारे जीव एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं। ठीक है। हुण अपने शरीर नूं खाण लई जो पदार्थ मिलते हैं वो कार्बन के रूप में मिलते हैं, उन्होंने तो आपां नूं ऊर्जा मिलती है और वो अपने शरीर से जाके विघटित हो जाते हैं। एक्सक्रीशन राही वो अपने शरीर तो फिर बाहर निकल जाते हैं, फिर वो कुदरत का इंपोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं एटमोसफेयर का, फिर उन्होंने रिसाइकल चलता रहता है। तो ये जो ऊर्जा स्रोत भिन्न भिन्न जो आणविक गतियाँ और दे होंदे ने ते ਵੱਖ-ਵੱਖ जीवन लिए ये जरूरी अणुओं के निर्माण विच जो है उपयोगी होंदे हैं। ठीक है। तो इस मंत्र की पूर्ति लिए शरीर के अंदर रसायनिक प्रक्रियावां जिहड़ियां हैं वो चलदियां रहिंदियां हैं अपने शरीर च। ठीक है जी। जिवें ऑक्सीकरण हो गया, लघुकरण हो गया, ये प्रतिक्रियावां हैं जो अणुओं के विघटन टुटण नाल टुटण के कुछ रसायनिक साधन हैं। ठीक है। तो इसलिए ही इस कारण के वजों बहुत सारे जीव ने जो अपने शरीर के बाहरले स्रोतों तो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। हुण इस कड़ी में सब तो पहली जो क्रिया आप करांगे वो है साह क्रिया, रेस्पिरेशन। क्योंकि साह आएगा तो ही अपना जीवन चलेगा, जो साह ही नहीं आएगा तो अपना जीवन नहीं चलेगा। ठीक है जी। हुण सब तो पहला साह क्रिया जी रेस्पिरेशन है। हुण आपां जो ऑक्सीजन है अपने शरीर को साह देने लिए ऑक्सीजन आपां बाहरों प्राप्त करते हैं। ठीक है। और जो अपने अंदर सैल्स ने, सैल आपां उन्हां दी जरूरत अनुसार भोजन स्रोतों के विघटन विच उसकी वरतों करते हैं। जिस इस क्रिया को आपां जो है इकट्ठे तौर पर रेस्पिरेशन या साह क्रिया कह देंगे हाँ। हुण जो जीव ने, जो ऑर्गेनिजम्स ने, वो एक सैल भी हैं और बहुसैली भी हैं। एक सैली जिवें अमीबा पैरामीशियम हो गया, तो क्योंकि ये एक सैल होंदी है इन्हां दी, इस करके जो पूरी सरफेस सतह है जो वातावरण के संपर्क विच रहिंदी है, तो जिस कारण उन्होंने भोजन प्राप्ति लिए गैसां की अदला बदली करन या वाधु पदार्थ को बाहर कढ़ण लई किसी विशेष अंग की जरूरत नहीं होती। ये एक सैली जो है यूनिसैलुलर ऑर्गेनिजम्स की साह क्रिया होंदी है। इसी तरह बहुसैली जिवें आपां आ जाने उहदे मानव आ जाता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। बहुसैली जीव जिहड़े हैं अपने आले दुआले के वातावरण नाल सीधा संपर्क विच नहीं होंदे,
इस लिए सधारण मिश्रण सारे सैलों दियां लोड़ां पूरियां नहीं कर सकता। ठीक है, ये बड़ा जिवें यूनिसैलुलर ऑर्गेनिज्म का सिंपल हुंदा प्रोसैस, मल्टी सैलुलर या बहुसैली जीवां का यह बहुत ज़्यादा कंपलैक्स प्रोसैस हुंदा है। हुण अपना शरीर है जो या बहुसैली या मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिजम्स ने, उन्हां विच हरेक काम नूं करन लई भिन्न भिन्न अंग जो है हुंदे हन। डिवेलपमेंट इस तरह डिवेलप हो जाते हैं और इसे यही भोजन ते ऑक्सीजन शरीर के अंदर ले जाना इन्हां ही जो है खास टिशूआं का काम है। ठीक है, पर एक चीज़ इत्थे सोचने योग है कि कुछ अंग ही जो अपना भोजन ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, कुछ खास अंग ही, पर बाकी जो बॉडी पार्ट्स ने उन्होंने इसकी जरूरत होंगी तो वह यूज़ भी करते हैं। नैक्सट ये है जी स्थानांतरण प्रणाली। भोजन और शरीर नूं भोजन और ऑक्सीजन नूं शरीर विच एक स्थान तो दूसरे स्थान तक लै जाने वाली जो क्रिया होंदी है उन्होंने आपां स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा करते हैं, जिसमें आपां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कह देंगे। ठीक है, हुण इहदे जदों ये रसायनिक क्रियावां कैमिकल रिएक्शन कार्बन स्रोत और ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति लई हुंदा है, तो अजिहे जो है उन्होंने नाल बाई प्रोडक्ट जिहड़े सह उत्पाद भी कह दिंदे आ बनते हैं, जो शरीर के सैलों लई ना केवल अणउपयोगी होंदे हैं बल्कि शरीर नूं नुकसान भी पहुँचाते हैं। जिवें कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ये फालतू सह उत्पादों नूं शरीर तो बाहर करना बहुत जरूरी होंदा है। इसनूं आपां एक्सक्रीशन या मल त्याग भी कह दिंदे हाँ। ठीक है, ये मल त्याग लई भी विशेष टिशू अपने विशेष सैल्स विकसित हो जांदियां हन, जो फोकड़ पदार्थों नूं सैलों तो मल त्याग टिशूआं तक लियाउण लई जो प्रणाली होंदी है उसे नूं ही आपां स्थानांतरण प्रणाली कह दिंदे। ठीक है जी, उस तो बाद जो अगली चीज़ आ जाती है उहदे च न्यूट्रिशन या पोषण भी कह दें आपां। ठीक है, ये सब तो पहला आ जाते हैं जी स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स। हुण ये जो कुछ जीव ने वो अकार्बनिक स्रोतों तो प्राप्त सधारण भोजन पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में वरतते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और पानी के रूप में वरतते हैं। यह जीव स्वपोषी हैं जो अपना पोषण अपने आप करते हैं, अपने आप को पालते हैं। ठीक है, इन्हां विच जाहिर है भी सारे पौधे और कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु शामिल हैं। इसी तरह अगले आ जाते हैं जी परपोषी या जिन्होंने आपां हेटेरोट्रॉप्स जो दूजियां उत्ते निर्भर ने अपने भोजन लई। ये क्या करते हैं जी, ये जटिल पदार्थां कंपलैक्स जो है सबसटांसिस का उपयोग करके करते हैं। इन्हों कंपलैक्स जो यूज़ करते हैं उन्होंने ये सिंपल पदार्थों में बदल देंगे ने, तोड़ देंगे हैं। ठीक है जी, फिर इन्हों अलग अलग देखभाल और वरतते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ जो है एनिमल टिश्यूज़ की वरतों करते हैं और कुछ जिन्होंने आपां एंजाइम कह देंगे हैं। ठीक है, ये जो है एंजाइम्स कहलाते हैं, इन एनिमल टिश्यूज़ को आपां एंजाइम कह देंगे। ठीक है, तो इस तो पता चलता है कि जे ये हेटेरोट्रॉप्स या परपोषी ने ये जीवित रहने लई सीधे या असिधे रूप में स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स के उपर ही निर्भर करते हैं। इस विच आ जाते हैं सारे जंतु और फंगस इस प्रकार के परपोषियों में शामिल होंगे हैं। हुण आपां ने स्वपोषी ते परपोषी ऑर्गेनिजम्स किते, हुण आपां उन्हां दा पोषण देखांगे, न्यूट्रिशन देखांगे। हुण सब तो पहला स्वपोषी का जो पोषण है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिमें कि हरे पौधे आ गए उहदे च। ये पौधे जो हैं
ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਰਪੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਪੌਦਾ ਇਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਟਾਰਚ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस तरह की जो कंडीशन है ये मानव शरीर के अंदर भी होंगी है। आपां जो साडा भोजन है ये खाने हाँ तो इनू तुरंत ही आपां यूज़ नहीं करते, बल्कि इसका कुछ हिस्सा जो है साडे शरीर विच ग्लाइकोजन के रूप विच जमा हो जाता है, जो आपां लोड़ पैने ते एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, हुण फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण विच की प्रक्रियावां होंदियां हन वो आपां उहदे ते थोड़ी गौर करांगे। इहदे च सब तो पहला जो स्टैप है जो पौधे के अंदर हरा पदार्थ होंदा क्लोरोफिल, वो जो लाइट एनर्जी प्रकाश ऊर्जा नूं सोख लैंदा है। दूजा जो प्रकाश ऊर्जा है या लाइट एनर्जी है इसनूं कैमिकल रिएक्शन द्वारा कैमिकल एनर्जी विच बदल दिंदा है। ठीक है, और जो पानी के अणु हैं उन्होंने H2 है होंदा पानी विच, उहदे चों हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन ये अलग अलग कर देंगे। जो एनवायरनमेंट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंदे ने या इनू ये कार्बोहाइड्रेट विच तोड़ देंदे ने। ठीक है, ये प्रक्रियावां ये जरूरी नहीं हैं कि ये एक तो बाद लगातार हों। ठीक है, जिवें कि रेगिस्तानी पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेंदे हैं अते एक मध उत्पाद वो रात को बनाते हैं। दिन भी वो क्लोरोफिल उन्होंने क्लोरोफिल ऊर्जा सोख के मध उत्पाद तो अंतिम उत्पाद बनाता, और रात को जो है मिड प्रोडक्ट बना लेंगे ना, फाइनल प्रोडक्ट वो दिन विच बनाते हैं। ठीक है, हुण स्टोमेटा बारे तुसीं पढ़िया होना। ये जो स्टोमेटा है ये जो छोटे छोटे छेक होंगे हैं पत्ते की उपरी सतह उत्ते, ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस विच गैसां दे एक्सचेंज विच ये बहुत हेल्प करते हैं। गैसां का एक्सचेंज इन्हां द्वारा ही होंदा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है या ऑक्सीजन बाहर जाती है वो इन्हां द्वारा ही होंदी है। ये जो एक चीज़ होर नोट ध्यान रखियो कि जो गैसां की आवाजाही है तने स्टैम जड़ा रूट्स और पत्तियां लीफ के तल तो भी होंदी है, और इन्हां स्टोमेटा राही जो है एक बहुत वड्डी मात्रा विच पानी जो है निकल जाता है। इसलिए जदों ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होंदी है उस दरम्यान कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा लोड़ नहीं होंदी, और उस टाइम में पौधा जो है अपने छेकां नूं बंद कर लेंदा है। हुण ये बंद किवें हुंदे हन, इन्हां दे विच सैल आ जांदे ने जिन्हां नूं आपां गार्ड सैल कहंदे ने। देखो कुदरत ने कितनी वधिया चीज़ां बनाईयां होईयां, अगर आपां ध्यान नाल देखिए इसी करके सारा पोर्शन जो है एवरीडे साइंस विच रखिया है इस एग्जाम दे, ताकि तुसीं ज़्यादा टैक्नीकैलिटी जाए बिना
जो है क्वेश्चंस का जवाब दे सको। ठीक है जी। तो इन्हां छेकां नूं बंद करना गार्ड सैलां का काम है। गार्ड सैलां विच जदों पानी भर जाता है तो वो अपने आप ही खुल जाते हैं। ठीक है, जो पानी निकल जाता है तो गार्ड सैल बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस लई जो है सूरज के प्रकाश की भी लोड़ होंदी है, लाइट एनर्जी की। ठीक है जी। हुण जो स्वपोषी होंदे हैं, जो अपना भोजन आम बनाते हैं, उन्होंने भी जो कच्ची सामग्री की लोड़ पैंदी है। ठीक है, ये स्वपोषी कौन हो गए? पौधे। ये क्या करते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस विच जो पानी जरूरत पैंदी है उसकी जरूरत जे आस पास के नमी तो लै लेंदे ने, जे नहीं मिलती तो यह मिट्टी चों चूस के लै लेंदे। बाकी जो जरूरी पदार्थ जिवें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या मैग्नीशियम, ये सारा मिट्टी तो प्राप्त करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट है जिसका प्रयोग प्रोटीन ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਥੈਸਿਸ ਜਾਂ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। देखो किस तरह कुदरत ने यह सर्कल चलाया हुआ है, जिन्हों पर ध्यान नाल देखिए और महसूस करिए। ठीक है जी। उस तो बाद जो हेटेरोट्रोपिक ऐसी स्वपोषी पोषण ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हुआ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हर एक जीव जो है अपने वातावरण लिए अनुकूलित है, वातावरण के अनुसार बनाया हुआ है और वो अपने भोजन की किस्म टाइप ऑफ फूड एंड उपलब्धता जो उन्हें मिलता है उसके आधार पर न्यूट्रिशन की विधि जो है अलग अलग हो सकती है। और इस तो अलावा जो जीव भोजन ग्रहण करने के ढंग से भी निर्भर करती है। हुण मान लो कि जेकर जो भोजन का स्रोत है वो अचल है, मतलब चल नहीं रहा, जिमें घास या गतिशील है जिमें कि हिरण, ये दोनों भोजन के स्रोत हो गए। वो एक चल रहा है, दूजा खड़िया है। ठीक है जी। हुण दोवें प्रकार के भोजन तक पहुँचने का तरीका जो है वो वक्-वक् हो सकता है। जिमें गां जो है घास तक पहुँचेगी और शेर जो है हिरण तक पहुँचेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग पोषण जो उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने जो उन्होंने भोजन प्राप्त कर लिया उसमें बरतन के भी अलग अलग ढंग हैं। ठीक है, कुछ शरीर के बाहर ही विघटन कर देंगे ने, तोड़ देंगे हैं, और कुछ वो शरीर के अंदर ले जाना पैंदा है, समाना पैंदा है। इसका उदाहरण है जिवें उल्ली, फफूंदी जिन्होंने ब्रैड के उपर लग जाती है, मोल्ड कहते हैं, खमीर या यीस्ट या मशरूम। दूजे जीव जोड़े पूरे भोजन पदार्थ को अंदर ले जाते हैं। ये जो है उल्ली, फंगस, ये फफूंदी, खमीर, ये सारे बारों बार जो है भोजन को तोड़ देते हैं बाहरी रिएक्शन द्वारा। दूजे जीव भोजन को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, पचाने लई। हुण किहड़े जीव द्वारा किसी भोजन को किस भोजन को अंदर ले जाना है तो उन्हें किवें पचाना है वो उसके शरीर की बनतर ते या कार्य प्रणाली ते निर्भर करती है। हुण कुछ होर जीव जिहड़े ने वो जिवें कि जंतुओं या पौधों को बिना मारे उन्होंने भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हों आपां पैरासाइट्स भी कह दिंदे हैं, जिवें कि अमरबेल, जूं, लीच, ऑर्किड्स, ये सारे क्या हैं? पैरासाइट ने जो दूजे ते शरीर ते रह के जो है जो बंदे का शरीर खाता है या किसी होर प्राणी का शरीर उतों वो ले जाते हैं जीवित रह के। ठीक है जी। हुण जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक सैली जीव हो गए, ये जो ने अपनी बॉडी सरफेस तो ही ये
जो है भोजन लेंदे हैं, जिवें अमीबा ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਧਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਟਿਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਣਪਚਿਆ ਭੋਜਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਸਤਹ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सैली जीव है। इसके सैल एक निश्चित आकार है, इसके सैल का एक निश्चित आकार है तो अपना भोजन एक निश्चित स्थान तो ही ग्रहण करता है। भोजन जो है ये सीलिया की गति द्वारा पहुँचता है। छोटे छोटे बाल वर्गी चीज़ होंगी है सीलिया, ये उसके द्वारा जो है चलिया जाता है। इसकी बॉडी जो है सीलिया द्वारा ढकी हुई होंगी। हुण आपां वेखांगे जी बहुशैली जीव जिवें कि मनुख हो गया या और जानवर हो गए, इन्हां विच पोषण किद्दां हुंदा। जो मनुख है यदि एलीमेंटरी कनाल या भोजन नली मूल रूप विच मूँह तो शुरू होंदी है तो गुदा एनस तक जाके ख़त्म हो जाती है। तो इस दरम्यान इसके मूँह तो लेके गुदा तक अलग अलग भाग हैं पर वो विशेष काम करते हैं। ये भोजन नूं अंदर लैंदे ने, तोड़ते हैं फूड पाइप द्वारा जिन्हों आप पाचन नली कह दें हैं। इत्थों भोजन आपां नूं खाना पैंदा है तो कुदरती तौर पर जो सिस्टम बनाया है नेचर ने या परमात्मा ने भगवान ने, ये इसके मुताबिक इन्हों यह जी प्रक्रिया रिएक्शन विचों लंघना पैंदा है जिस नाल जो है छोटे छोटे भोजन नली कणों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपां किद्दां करते हैं, ये आपां इसनूं दंदां नाल चब के चित के करते हैं। ठीक है, फूड पाइप जो है अपना ये बहुत कोमल होंदा, सॉफ्ट होंदी है, इसलिए भोजन जो है आपां गिला करते हैं ताकि इस अंदर जाने का रास्ता जो है आसान रहे। जदों असी अपनी मनपसंद वस्तु खाते हाँ तो साडे मूँह विच एक सलाइवा या लार बन जाती है। ठीक है, तो ये जो है अपने सलाइवरी ग्लैंड विचों निकलता है। सलाइवा एक तरल है, लिक्विड है, तो अपने भोजन नाल मिल के जो है उसनूं आहार नली द्वारा सोखण लई जो है उसनूं छोटे छोटे अणुओं में अपघटन करने च हेल्प करता है। सलाइवरी ग्लैंड से निकलिया जाने वाला सलाइवा जिन्हें आप कह दें। ठीक है, फिर जो अपने अंदर एंजाइम्स बनते हैं, ये लार विच भी एक एंजाइम होंदा है जिसनों आपां लार माइलेज कह दें हाँ, जो स्टार्च के जटिल अणुओं नूं तोड़ के शुगर विच बदल जाता। ये शुगर आपां नूं एनर्जी देंदी है। ठीक है, मीठा जो शुगर बॉडी शुगर बनती है। हुण जो अपनी भोजन नली है इसके हर भाग विच जो इसका हरेक हिस्सा है भोजन न्यूनतरी विच गति, एक गड़ी नहीं है इत्थे गति उसके सही ढंग नाल प्रक्रिया करने जरूरी होंदा है। भोजन नली की अंदरली परत विच कुछ मसल्स पेशियां होंदियां हन जो एक रस्ता नाल सुंगड़दियां ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਅਤੇ फैलदियां ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ताकि ये जो भोजन है इसनों अगे तक्या जा सके। ठीक है, ये जो अंदर सुगड़ने की प्रक्रिया है ये सारी अपनी भोजन नली विच ही होंदी है। ठीक है जी, हुण अपना जिहड़ा मूँह है इस तो अपने लीवर या मैदे तक भोजन नली या जिन्हों आप इसोफेगस भी कह दें हाँ, इसके द्वारा ले जाया जाता है। मैदा अपना लीवर एक वड्डा अंग है जो भोजन आने ते फैल जाता है। तो मैदे दी जिहड़ी पेशियां ने अंदरले भोजन नूं
होर पाचक रसां जिन्हों पाचक रस बनते हैं जोड़े अपने मैदे उन्होंने आप बाइल्स कह दें, बाइल जूस कह दें, ये मिलाने लई मदद करदियां हैं। जो पाचन की क्रिया है मैदे की कंध विच मौजूद मैदा ग्रंथियां ग्लैंड्स जिन्होंने आप कह दें पूर्ण होंदी है। इस विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिहड़ा बनता है जिन्होंने तेजाब कह दें आप HCl, ये फिर एक होर बनता एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिन्होंने आप पैप्सिन कह दें जो प्रोटीन को पचाता है, तो म्यूकस छड़दियां हैं ये जो ग्रंथियां मैदे दी ग्रंथियां। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl है एक तेजाबी माध्यम है या एसिडिक मीडियम है तैयार करता है जिसका कि पैप्सिन एंजाइम की क्रिया विच सहायक होंदा है। तो नॉर्मल कंडीशन में म्यूकस मैदे की अंदरली सतह की जो तेजाब है HCl उस तो रक्षा करती है मैदे की अंदरली सतह की। ठीक है, हुण आपां नूं जो है एसिडिटी या तेजाबीपन भी हो जाता है, जो पिछे आपां ने जो है कार्बन वाले चैप्टर में पढ़िया सी उसनूं आपां बेसिक बनाने हाँ। बेसिक बनाने लई आपां क्या करते हैं एंटासिड या जो है लेने हाँ। ठीक है, जिन्हों आप इनो या पुदीन हरा ये सारे जो एंटासिड हैं जो एसिड नूं बेस बनाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल करते हैं। ठीक है जी, ताकि अपना शरीर ठीक हो सके, ज़्यादा एसिड नूं कंट्रोल कर सके। हुण जो लीवर है उस तो भोजन अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंदर विच प्रवेश करता है। तो भोजन का थोड़ी थोड़ी मात्रा बीच अंदर दे अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश जो है अप्रोतनी या स्टोफिस नाम की मांसपेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जो छोटी आंदर है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी भोजन नली एलीमेंट्री कनाल का सब तो लंबा भाग है, पर है तो यह लंबा पर बहुत कुंडलदार होने करके ये बहुत थोड़ी थां विच आ जाती है, थोड़ी थां विच समा जाती है। ठीक है, तो अलग अलग जो जीव हैं उन्होंने जंतुओं विच छोटी आंदर की लंबाई उन्होंने भोजन की जो टाइप है या किस्म है अनुसार अलग अलग होंगी है। जिवें कि घाह खाने वाले जोड़े प्राणी हैं क्योंकि घाह विच सैलूलोज होंदा है, तो उसनूं पचाउण लई लंबी मतलब जिहड़ी लेंथी छोटी आंदर होंदी है उसकी लोड़ पैंदी है, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा लेंथ की लोड़ पैंदी है। इस तरह मांस जिहड़ा खांदे ने चिकन वगैरह उसका पाचन जो है पचाउणा उन्होंने सरल होंदा है, सौखा होंदा है। इसलिए शेर जे मांसाहारी होंदे हैं उत्थे छोटी आंदर की लंबाई जो है घट होंदी। छोटी आंदर जिहड़ी है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन या फैट्स या चर्बी दे पूर्ण पाचन का स्थान है। इत्थे आके ये चीज़ां पूरे तौर पर पच जांदियां हन। तो इस काम लई जिगर अते जो गॉल ब्लैडर है उत्थों जो है रिसाव प्राप्त होंदा है। जो मैदे तो आने वाला भोजन जिहड़ा है वो एसिडिक होंदा है अते तेजाबी होंदा है, और जो गॉल ब्लैडर है एंजाइम्स की क्रिया लई इसनूं जो है बेस छड़दी है इहनूं खारा बनाउण दे लई। जो जिगर तो मैदे तो आने वाला जो पित्ता रस जिन्हों आप बाइल साल्ट भी कह दिंदे हां, यह इस काम नूं करदा है एसिड नूं बेस बनाउण दा। नाल नाल यह फैट्स या चर्बी उत्ते क्रिया भी कर दिंदा है। छोटी आंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इहदे विच फैट ग्लैंड्स जिन्होंने आप छोटी छोटी गोलियां के रूप में होंगी है, जिस कारण उन्होंने उत्ते एंजाइमां की क्रिया करनी कठिन होंगी है। जो पित्ता रस है उन्होंने तोड़ के छोटी गोलियां होर वड्डियां गोलियां छोटियां गोलियां परिवर्तित कर दिंदा है, जिस नाल जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो वध जाती है। ठीक है, ये उदा ही है जिमें साबण एक मैल के उपर क्रिया करती है तो उसनूं तोड़ देंदी है। जो गॉल ब्लैडर है
ये जो है अपना रस छड्डदी है, जिन्हों आपां लुबा रस भी कह दिंदे हां, जिस विच प्रोटीन दे नूं पहुंचाउण लई ट्रिप्सिन एंजाइम हुंदा है। ठीक है, तो चर्बी के पाचन लई एंजाइम किहड़ा हुंदा? लाइपेज। प्रोटीन के पाचन लई एंजाइम हुंदा है ट्रिप्सिन। ये चीज़ां याद रखने वालियां हैं, हिट कर सकदियां। ठीक है जी। छोटी आंदर जिहड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन, उस दियां जो दीवार्स ने कंधां विच ग्रंथियां हुंदियां हन जो है आंदर रस बनाउंदियां हन। ठीक है, इस विच मौजूद एंजाइम जो है प्रोटीन नूं अमाइनो एसिड विच बदल दिंदा है ते कार्बोहाइड्रेट नूं ग्लूकोज विच बदल दिंदा है, फैट नूं फैटी तेजाब विच बदल दिंदा है अते ग्लिसरॉल विच बदल दिंदे हैं। ठीक है, हुण जदों ये सारा भोजन पच गया, डाइजैसट हो गया, तो इसनूं जो है इंटेस्टाइन दियां कंधां अपने अंदर समा लैंदियां हन। तो जो छोटे अंदर है इसकी दीवारां उत्ते ਉਂਗਲੀਆਂ वर्गे अनेक जो है वादरे मिलते हैं, पाए जाते हैं, जिन्होंने आप विलाई कह देंगे। ठीक है, ये जो है विलाई जो सरफेस एरिया अंदर का बढ़ा देंगे हैं। विलाई विच बहुत सारिया खून दियां वैनियां ब्लड वैसल होंदियां हैं जो पचे भोजन जजब करके अपने अंदर समा के शरीर के हर एक सैल तक पहुँचादियाँ हैं। तो इत्थे जो है इसका मेन प्रयोग की है कि ऊर्जा प्राप्त करना, नवे टिशू बनाने लई अते पुराने टिशू के अपने शरीर में टुट फुट होंदी है उसकी मुरम्मत लई किया जाता है। जो अणपचिया भोजन जो अनडाइजैस्टेड फूड हो गया वो वड्डी अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन विच भेज दिता जाता है, जिथे इस विचों पानी नूं सोख लिया जाता है अते बाकी जो पदार्थ है सॉलिड उन्होंने गुदा या एनस कह दिंदे आ, उसनूं शरीर तो बाहर कढ़ दिता जाता है। ठीक है, जे ये बचे हुए फूकड़ पदार्थ इसका जो बाहर कढ़ना गुदा अपरेदनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हुण इत्थे एक चीज़ होर इंपोर्टेंट तुहानूं दस दईए कि अपने जो दंद ने वो कई बार सड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है कि अपना जो दंदां दा इनैमल और डेंटिन जो होंदा है हौली हौली वो नरम हो जाता है। ठीक है, वो नरम क्यों होंदा है? इसका आप जब भोजन खाते हाँ तो जो जीवाणु जो है अपने भोजन विच जो शुगर होंदी है किसी न किसी फॉर्म में लैंदे ही आप उसके उपर क्रिया करके एसिड बनाते हैं। ये आप पिछले चैप्टर जो कार्बन वाला वो कराया सी जो इसनूं इनैमल नूं नरम कर देंगे हैं। ठीक है, तो जो जीवाणु ने वो अपने दंदां ते चिपक जाते हैं तो ये प्लाक बनाते हैं। ये जो प्लाक है दंदां नूं ढक लैंदा है, इसलिए जो अपनी सलाइवा है जो जो उसका काम है जो दंद च एसिड चिपकिया होया है उसनूं न्यूट्रल करने लई जाती है। ठीक है, ताकि दंद ठीक रहन। पर जदों उहदे ते प्लाक जम जाएगा दंद के उपर तो वो उत्थे तक सलाइवा पहुँच नहीं सकता, इस करके वो दंद एसिडिक ही रह जाता है। तो उत्थे जो बैक्टीरिया है वो होर एसिड पैदा कर करके जो है अपने दंद को खराब कर देंगे हैं। इतने सोजस या स्वैलिंग या इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका एको ही इलाज है कि हर भोजन मगरों डॉक्टर तुहानूं कुल्ली करने की सलाह देगा, ब्रश करने की सलाह देगा ताकि ब्रश नूं घुमा घुमा के प्लाक नूं हटाया जा सके तो अपने दंद नूं बचाया जा सके। ठीक है जी, देखो कितनी इंपोर्टेंट गल्लां ने ये तुहाडी एवरीडे साइंस विचों निकल के आ रही ने, इस करके इन्हां नूं ध्यान नाल करो। इन्हां विचों ही क्वेश्चन जो है हिट करते हैं। तो उस तो बाद आपां चलांगे अगली जो है अपनी नैक्सट लाइफ प्रोसैस हो गया वो है साह क्रिया या रेस्पिरेशन जिन्होंने कह दिंदे हैं। तो सब तो पहली जो होगी वो होगी ये दो तरह की होगी एरोबिक तो अनएरोबिक ऑक्सी साह क्रिया तो अनऑक्सी साह क्रिया। ऑक्सी साह क्रिया क्या होगी कि कुछ जीव जो है ऑक्सीजन का प्रयोग या उपयोग ग्लूकोज नूं पूर्ण तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड अते पानी विच विघटित करने लई करदे
ਹਨ। ठीक है जी। तो इसलिए इसनों आपां आक्सी साह क्रिया कहते हैं क्योंकि इहदे विच ऑक्सीजन की वरतों होंदी है। दूजी होगी अनआक्सी साह क्रिया, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं जिन्हों। तो ये ऑक्सीजन की वरतों नहीं करते, तो इसनों आपां अनआक्सी साह क्रिया कह देंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कह देंगे हाँ। ठीक है। तो इन्हां चाहे ऑक्सी है चाहे अनऑक्सी है, इन्हां विच सब तो पहला चरण यही होंदा है कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला एक अणु है, इसको तोड़ के 3 कार्बन वाले अणु जिन्हों आपां पायरूवेट कह देंगे हैं, बदल दिता जाता है। ठीक है। तो ये जो इस प्रक्रिया दे विच ये सारी प्रक्रिया जो है अपने साइटो सैल के साइटोप्लाज्म विच होंदी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रक्रिया तो बाद जो पायरूवेट है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड विच परिवर्तित हो जाता है। जो पायरूवेट है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड विच टुट जाता है। ये प्रक्रिया खमीरन समय खमीर यीस्ट विच होंदी है, क्योंकि ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अणहोंद विच ही होंदी है, इसलिए इसमें आपां अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन तो बिना होंदी है, इस करके इन्हूं आपां अनऑक्सी क्रिया अनएरोबिक क्रिया भी कह देंगे। हुण इत्थे एक इंपोर्टेंट गल है जो हरे अखरां च लिखी गई है कि जो ऑक्सी साह क्रिया विच ऊर्जा की उत्पत्ति अनऑक्सी साह क्रिया के टाकरे विच बहुत ज़्यादा होंदी है। कदे कदे जदों साडी पेशी सैलों विच ऑक्सीजन की घाट जो साढ़े पेशी या मसल्स जो ऑक्सीजन की घाट हो जाती है, तो पायरूवेट दे विखंडन लई एक होर जो है राह अपनाया जाता है, जिस विच पायरूवेट एक 3 कार्बन वाले अणु या लैक्टिक तेजाब विच बदल जाता है, लैक्टिक एसिड विच परिवर्तित हो जाता है। जे लैक्टिक एसिड है ये करके अपने जो मसल्स ने वो थक जांदियां ने ते उन्हां विच अकड़ाव या जिन्हों आप क्रैम्प भी कह दें हैं वो आ जाता है। कई बार तुम देखा होना खिलाड़ी खेलते खेलते जो है लंगड़ाउन लग जाता है या एकदम बैठ जाता है। ये सारा तो होंदा भी जो ज़्यादा मेहनत करता है तो वो नसां च अकड़ाव आ जाता है, मसल च अकड़ाव आ जाता है। उसका कारण यही है कि वो लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है। हुण जो ये सैल या मसल ने जो साह क्रिया विच उत्पन्न हुई ऊर्जा जो है वो ATP जिन्हों आप एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट भी कह देंगे हैं, इस नाम के अणु के संश्लेषण या सिंथेसिस विच वरती जाती है। ठीक है। जो सैलों दियां होर सारिया क्रियावां विच बालन या ईंधन का ज़्यादा काम करती है। ATP एनर्जी गिवर है। ठीक है। हुण इस ATP के विखंडन नाल एक निश्चित मात्रा विच ऊर्जा प्राप्त होती है, जो सैलों के अंदर होने वालियां ताप सौखी प्रक्रियावां जो है चलाती है। ठीक है। जो बहुत सारे सैल्स ने अपनिया उन्होंने क्रियावां ने इस ATP की ऊर्जा की बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी की बहुत ज़्यादा जरूरत पैंदी है। तो जो अपनी श्वास क्रियावां हैं इन्हां विच इस ऊर्जा का प्रयोग ADP जो है जिन्हों आप एडेनोसिन डाईफॉस्फेट अते अकार्बनिक फॉस्फेट तो ATP बनाने लई किया जाता है। डाईफॉस्फेट अते अकार्बनिक फॉस्फेट तो ATP बनाने लई किया जाता है। ठीक है जी। हुण सैलों के अंदर हुई जो ये ताप सौखी प्रक्रियावां ने ये जो इस ATP का प्रयोग क्रियावां चलाउण लई करदियां हन। पानी का उपयोग करके ATP का अंतला फास्फेट बंधन खंडित होने नाल सैलों के अंदर 30.5 जो है किलो जूल मोल के बराबर ऊर्जा निकलती पर मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। ठीक है। क्योंकि जो अपनी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन उत्ते निर्भर करती है, इसलिए ऑक्सी साह क्रिया उत्ते निर्भर जीवां नूं ये यकीनी बनाना बहुत जरूरी होंदा है कि वो लोड़ींदी मात्रा विच ऑक्सीजन प्राप्त करते रहें, नहीं तो ऑक्सीजन की छोट नाल उन्हां दे शरीर ते
ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੌਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ पौधे जो हैं आप पहला पढ़ चुके हैं, गैसों का आदान प्रदान कार्बन डाइऑक्साइड ते ऑक्सीजन का स्टोमेटा राही करते हैं। ठीक है, जो सैलों के विचकार खाली थावां यह यकीनी बनाउंदियां हन कि सारे सैल हवा के संपर्क में रहन। जो खाली थां नहीं होणगे तो हवा क्रॉस नहीं हो सकती। इत्थे कार्बन डाइऑक्साइड अते ऑक्सीजन का प्रदान या प्रसरण जो भी आदान प्रदान प्रसारण द्वारा हुंदा है, ਇਹ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਮੁੱਖ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, कहने का भाव है कि रात को तो जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होंगी तो रात को सिर्फ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छड्डते हैं। ठीक है, तो यही प्रक्रिया जो है मुख्य आदान प्रदान जो है गैसेस एक्सचेंज करती है। दिन वेले साह दौरान उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में वरती जाती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होंगी। इस समय जो दिन के टाइम जो है ऑक्सीजन का उत्पन्न होना ही एक प्रमुख घटना है। ਹੁਣ ਆਇਓ ਜੀ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਜੰਤੂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਲੀ ਜੰਤੂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ जल विच पानी विच रहने वाले जीव हैं वो जल विच घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल विच घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा हवा विच मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा नालों बहुत घट होंदी है। इसलिए जली जीवां की साह की दर थले जीवां के मुकाबले विच बहुत तेज़ होंदी है और तेज़ रैसपीरेशन करते हैं। जिवें कि मच्छी अपने मूँह द्वारा पानी लैंदी है, जो उसके गिल्स या गलफड़े कह दिंदे आ उपरों भी लगाती है उसनों, जिथे खून विच घुली हुई ऑक्सीजन जिथे खून उहदे विच घुली हुई ऑक्सीजन जो है यूज़ कर लेंदा लै लेंदा। ठीक है जी, हुण वख-वख जो जीव हैं अलग अलग जीव हैं ये ऑक्सीजन भिन्न अंगां द्वारा संचित करते हैं। सारे अंगां की रचना अजीब होंदी है, इदां बने हुए होंदे हैं कि जो उस सतह के खेत्र में वधा देंगे ने, सरफेस एरिया में वधा देंगे ने जो ऑक्सीजन भरपूर वायुमंडल के संपर्क में होंदा है। ठीक है जी, हुण क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली इस जो सतह है सरफेस है दे क्रॉस होंदी है, आर पार होंदी है, इसलिए ये जो सतह बहुत पतली और कोमल होंदी है ताकि एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज हो सके। ठीक है, और जंतुओं की रक्षा लई ये शरीर के अंदर ही स्थित होंदी है, जे बाहर होएगी तो ये टुट सकती है, रप्चर हो सकती है। इसलिए इसके जो खेत्र इसकी सतह के खेत्र में हवा आने लई कोई रस्ता जरूर होना चाहिए है। इसके बावजूद जिथे ऑक्सीजन सोखी जाती है उस खेत्र तो हवा अंदर बाहर जाने लई कोई भी रचना या खेत्र होना बहुत जरूरी है। हुण नैक्सट जो आप करांगे वो हैगी मनुखों में साह क्रिया यानी रैसपीरेशन जिन्होंने कह दें। तो अपने शरीर में जो हवा अपने नोस्ट्रिल या जिन्होंने आप पंजाबी में नासा भी कह दें हाँ उसके राही जाती है। नक द्वारा जान वाली हवा मार्ग में उपस्थित बरीक उबाल जो होंगे ने अपने नक में वो पुण देंगे ने, साफ कर देंगे ने, जिस नाल शरीर में जान वाली हवा धूड़ और होर अशुद्धियों तो मुक्त हो जाती है। देखो किस तरह का फिल्टर लगाया हुआ परमात्मा ने। हुण इस मार्ग में एक म्यूकस की लेयर भी होंदी है जो इस प्रक्रिया में सहायक होंदी है। साह की प्रक्रिया में इत्थे हवा गले विचों लंघ के फेफड़ियां में पहुँचती है। जो अपना गला है उत्थे कार्टिलेज सैल्स होंदे ने, कार्टिलेज छल्ले होंदे हैं जो ये जो है यकीनी बनाते हैं कि हवा का मार्ग पिच के बंद ना हो जाए ताकि खुलिया रहे।
ਹੁਣ ਜੋ ਫੇਫੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਵੀਲਾ ਜਾਂ ਐਲਵੀਲਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਐਲਵੀਲਾਈ जो है रिएक्शन ने एक सरफेस उपलब्ध कराती है जिथे रिएक्शन हो सके, यानी गैसों की अदला बदली हो सकती है। एलवीलाई की कंधा विच जो ब्लड वैसल्स होंगे हैं, लहू वहनियाँ कह दें जिन्होंने ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक जाल जो है फैलिया होंदा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ अंदर ले जाने हाँ तो साड़ी पसलियाँ जो है उपर उठ जांदियां हैं ਅਤੇ ਸਾਡਾ जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है, जिस दे नतीजे वजों अपनी जो छाती है वो थोड़ी फुल जाती है, वड्डी हो जाती है। इस कारण हवा फेफड़े के अंदर चली जाती है और फैली हुई एलवीलाई नूं भर देती है। जो लहू है अपना ब्लड है वो बाकी शरीर विचों कार्बन डाइऑक्साइड एलवीलाई विच छड्डण लई लिआउंदा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड ते ऑक्सीजन अपने ब्लड राही ही आती जाती है ते लिआंदा है ਅਤੇ एलवीलाई विचली हवा विचों ऑक्सीजन नूं एलवीलाई दियां लहू वहणियां या ब्लड वैसल विच ले जाता है, उत्थे छड़ दिंदा है। तो वो जो है सब बाकी सारे शरीर तक भेजी जाती है ऑक्सीजन। तो ये सारा साह चक्कर जदों हवा अंदर अते बाहर ले जाई जाती है तो सदा ही फेफड़े में कुछ हवा बची रह जाती है, जिस विच ऑक्सीजन के जजब होने अते कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने लई काफ़ी समा मिल जाता है। मतलब एक सांस के लेने आने और जाने च काफ़ी समा मिल जाता है, तो उत्थे ऑक्सीजन जो है सोख लीती जाती है। तो ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸਰਣ ਦਬਾਅ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਹ ਵਰਣਕ ਜਾਂ ਪਿਗਮੈਂਟ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ऑक्सीजन लैके उन्होंने सारे टिश्यूआं नूं पहुँचाता है जिन्हां विच ऑक्सीजन की कमी होती है। मनुष्यों में यह साह वर्णक या पिगमेंट क्या है, अपना ब्लड विच पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन है, जिसकी ऑक्सीजन लिए बहुत ज़्यादा खिंच है। यह जो वर्णक है या पिगमेंट है हीमोग्लोबिन है, लाल रक्ताणुओं या कॉर्पसल्स विच हुंदा है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मुकाबले विच पानी विच वधेरे घुलनशील है, इसलिए लहू विच वधेरे करके इसका परिवर्तन घोल अवस्था विच हुंदा है। ठीक है, हुण एक इत्थे इंपोर्टेंट गल स्टार दे के लिखी गई है कि जेकर आपां अपने जो एलवीलाई है इसकी पूरी सरफेस नूं फैला दईए तां ये जो है लगभग 80 वर्ग मीटर खेतर नूं ढक लवेगी। ठीक है, दूजी गल जेकर साढ़े शरीर में ऑक्सीजन प्रसरण द्वारा गड़ी गड़ी नहीं है गति करती तो साढ़े फेफड़ियां तो एक अणु नूं पैर के अंगूठे तक पहुँचण विच एक अनुमान अनुसार 3 साल का समय लगेगा। ठीक है, तो हुण देखो इत्थे हीमोग्लोबिन की कितनी इंपोर्टेंस वध जाती है कि वह मिनटां सकिंटां विच जो है अपने फेफड़ियां तो लेके पैर के घुटे तक ऑक्सीजन में पहुँचा दिंदा है। कुदरत ने कितना वधिया सिस्टम बनाया हुआ अपना, सोचो तो हैरान हो तो परमात्मा का धन्यवाद करो। ठीक है जी, नैक्सट जो है आपां करांगे परिवहन या जिन्होंने आपां ट्रांसपोर्टेशन भी कह देने हाँ। तो हुण मनुक्खां विच जो ट्रांसपोर्टेशन है ये अपना जो लहू है या खून है ब्लड है अपने शरीर विच जो खाए जाने वाले भोजन ऑक्सीजन अते जो वाधु पदार्थ ने उसका परिवहन या ढुआई करता है, जिन्होंने आप ट्रांसपोर्टेशन भी कह दें। जो लहू है एक लिक्विड संयोजक टिशू है, लहू विच एक तरल माध्यम लिक्विड मीडियम होंदा है जिसनों आप जो है प्लाज्मा कह दें हाँ।
इस विच कई सैल लटके हुए होंदे हैं। ये जो प्लाज्मा है भोजन या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन फालतू नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थों का घोल रूप लिक्विड स्टेट में परिवहन करता है। लिक्विड स्टेट में एक जगह दूसरी जगह तक ले जाता है। जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को लाल लहू सैल या रेड ब्लड सैल्स ले जाते हैं। बहुत सारे होर पदार्थ जिमें कि लूण या साल्ट हो गए, इसका परिवहन भी लहू द्वारा या ब्लड द्वारा ही होंदा। हुण इहदे विच एक मुख्य रोल अपना निभाउंदा है साडा पंप, आवर पंप जिन्हों आपां कह दिंदे हां हार्ट। तो हार्ट जो है पेशियां या मसल का बनाया हुआ एक अंग होंदा है जो मुट्ठी या फिस्ट के आकार का होंदा है। लहू ने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही लिया है तो लै जाता है। ठीक है, इसलिए इस जो ऑक्सीजन युक्त लहू को कार्बन डाइऑक्साइड वाले लहू घुलण तो बचाने दिल को कुदरत ने अपने ਵੱਖ-ਵੱਖ खाने या चैंबर में वंडिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड संचित लहू जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला लहू है वो हेडले शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड छड्डण वास्ते फेफड़िਆਂ ਵਿੱਚ जाना होंदा है ਅਤੇ फेफड़िਆਂ तो जो ऑक्सीजन युक्त लहू है दिल ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ है। ये जो ऑक्सीजन युक्त लहू शरीर के बाकी भागों को हार्ट द्वारा पंप किया जाता है। इस प्रक्रिया को ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ चरणों में समझ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 इसका स्टैप है जो ऑक्सीजन युक्त लहू है फेफड़िਆਂ तो दिल के पतलियां कंधा वाले जो खब्बे खाने जिन्हों आपां लैफ्ट ऑरिकल या खब्बे ऑरिकल भी कह दें वो जाता है। तो ये जो लहू इकट्ठा करने समय खब्बा ऑरिकल जो है स्थिर रहता है। जब तो लहू आ रहा है वो स्थिर रहेगा एक जगह, फिर यह सुंगड़ता है कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अगला खाना जो है खब्बा वेंट्रिकल लैफ्ट वेंट्रिकल जो है रिलैक्स हो जाता है। जब खब्बा लैफ्ट ऑरिकल सुंगड़ता है तो लैफ्ट वेंट्रिकल फैलता है रिलैक्स है और वो जो है उस लहू उस विच दाखिल हो जाता है लैफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह जो अपनी वारी आती है जो खब्बा वेंट्रिकल सुंगड़ता कॉन्ट्रैक्ट है तो वह लहू शरीर में पंप हो जाता है। ऊपर वाला सज्जा खाना सज्जा ऑरिकल या राइट ऑरिकल कह देने हैं। ये जो फैलता है तो शरीर तो ऑक्सीजन रहित लहू इस विच आ जाता है। जिवें कि सज्जा ऑरिकल सुंगड़ता है कंट्रैक्ट होता है तो होने वाला संगत खाना भाव सज्जा वेंट्रिकल फैल जाता है। ठीक है जी, इस नाल लहू सज्जे जो एक एंट्रिकल नहीं है वेंट्रिकल विच चलिया जाता है, सज्जे वेंट्रिकल विच चलिया जाता है। ठीक है, हुण जो सज्जा वेंट्रिकल है अपनी वारी अनुसार जो है ब्लड में ऑक्सीजन लैण लई फेफड़िਆਂ विच पंप कर दिंदा है क्योंकि वेंट्रिकल ने पूरे शरीर विच लहू भेजना हुंदा है। इसलिए ऑरिकल के मुकाबले विच या टाकरे विच पेशीदार जो मस्कुलर वेंट्रिकल है इस दियां कंधां जो है मोटियां होंदियां जिन्नियां मोटियां कंधां होणगियां उन्नी फोर्स नाल वो उन्होंने पंप कर सकणगियां। ठीक है जी, जदों ऑरिकल या वेंट्रिकल सुगड़ जाते हैं कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो जो वाल्व है वो लहू के प्रभाव को उल्टी दिशा विच वहन तो रोकना यकीनी बनाते हैं ताकि ब्लड वापस ना आ जाए। ठीक है जी, वाल्व तो फिर जो है फेफड़े अंदर ऑक्सीजन लहू विच प्रवेश करती है। तो ये एक इंपोर्टेंट गल जो नीले अखरां विच लिखी गई है दिल की सज्जे भाग और खब्बे भाग विच वंड ऑक्सीजन युक्त लहू ਅਤੇ ऑक्सीजन रहत लहू ਨੂੰ आपस ਵਿੱਚ मिलन तो रोकने ਲਈ लाभदायक है। इसी करके इन्हू वंडिया गया है। इस वंड ਨਾਲ शरीर ਨੂੰ ऑक्सीजन की पूर्ति ਵਧੇਰੇ कार्यकुशल ढंग ਨਾਲ मिलती है, ज़्यादा इफेक्टिवली मिलती है। पंछी ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ जिन्होंने ਵਧੇਰੇ ऊर्जा की लोड़ पैंदी है उड़न ਲਈ
ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਪਰ ਹੀ निर्भर करता। जो इस ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते, जिन्हें ज़्यादा एनर्जी की लोड़ नहीं पैंती, उन्हों का टैंपरेचर के अकॉर्डिंग जो है काम चल जाता है। अजिहे जंतु जिमें कि जलथली जंतु, बहुत सारे रेंगण वाले जंतु विच जो है जलथली जंतु जो है या रेंगण वाले रीढ़धारी हो गए, जो उन्होंने 3 चैम्बर्ड हार्ट होंदा है। वो 3 चैम्बर होंगे, जिमें कि अपने 4 होंगे, उन्होंने 3 होंगे ने। तो यह ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित लहू की धारा का कुछ हद तक मिलना ही सहन कर लेंदे हैं। ठीक है, मतलब माड़ा मोटा ब्लड मिक्स हो जाए उन्होंने सहन कर लेंदे हैं। ठीक है। दूजे पासे जो मच्छी का दिल है उहदे विच 2 खाने होंदे हैं, 2 चैंबर ही होंदे हैं। ठीक है। तो यह लहू जो है गणज नूं भेजा जाता है, जिथे ये गणज नहीं होना, ये गिलज नूं भेजा जाता जिथे ऑक्सीजन स्थित होंदा है, ऑक्सीजन मिल जाती है इत्थे, सीधा ही शरीर में भेज दिता जाता है। गिलज तो यह सीधा ही शरीर में चला जाता है। इस तरह मच्छियों के शरीर विच सिर्फ एक चक्कर वाला एक चक्कर ही होंदा है लहू जो है, एक चक्कर विच लहू जो है ब्लड जो है दिल तक आ जाता है। दूजे पासे जिहड़े रीढ़धारी हो गए, रैप्टाइल्स हो गए, जिस तरह विच हर चक्कर विच लहू 2 बार दिल विच जांदा है। इस नूं आपां जो है डबल सर्कुलेशन भी कह दिंदे हैं, या दोहरा चक्कर या डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कह दिंदे हैं। हुण जे लहू की गल आई है तो आप लहू दबाव या ब्लड प्रैशर की भी गल करांगे। जो लहू दियां वहणियां ब्लड वैसल ने, लहू जो वहणी की दीवार के विरुद्ध जो फोर्स लगाता है उसनों आपां ब्लड प्रैशर कह दिंदे हैं। लहू वगदा होया जो ब्लड वैसल के उपर जो प्रैशर पाउंदा उहनूं आपां ब्लड प्रैशर कह दिंदे हैं। यह दबाव या तो शरावां या वेन्स के टांकरे विच धमनियां आर्टरीज विच बहुत वध हुंदा है। धमनी जो या आर्टरी है इसके सुंगड़न नाल कंट्रैक्ट होने नाल दे जो दबाव बनता है उसनूं आपां सिस्टोलिक ब्लड प्रैशर या सिस्टोलिक दबाव कह दिंदे हैं। जदों धमनी स्थिर हुंदी है जो है तो धमनी के अंदर का जो लहू है आर्टरी दे उसनूं आपां डायस्टोलिक ब्लड प्रैशर या दबाव डायस्टोलिक दबाव कह देंगे हैं। आम करके जो सिस्टोलिक ब्लड प्रैशर है आपां 120 mm पारे के बराबर देखते हैं, पारे के दबाव के। डायस्टोलिक जो है 80 mm अपना नॉर्मल ब्लड प्रैशर 120/80 होंदा है। ठीक है जी। हुण ये जो लहू का दबाव है आपां स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो डॉक्टर यूज़ करते हैं कन्ना चला के उसको आपां मापते हैं इनू। ठीक है। जो 120/80 तो ज़्यादा हो जाता है ये दबाव तो इनू आपां हाई ब्लड प्रैशर कह देंगे हैं। जब घट होंदा तो इनू आपां लो ब्लड प्रैशर कह देंगे हैं। तो हाई ब्लड प्रैशर की वजह नाल धमनियां जिहड़ियां आर्टरीज ने वो वध जाता है प्रैशर, इस नाल धमनी फट भी जाती है तो शरीर के अंदर ही ये ब्लड जो है डिगन लग पैंदा है। हुण आ जाओ आपां धमनी और आर्टरीज के बारे गल करांगे। जो धमनी या आर्टरी वो वहणी है जो लहू नूं दिल तो शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक लेके जाती है। लहू दिल विचों उच्च दबाव हाई ब्लड प्रैशर अधीन निकलता है, इसलिए धमनी दीयां कंधां जो है मोटियां अते लचकीलियां होंदियां हैं। जो वेन्स ने जिन्होंने आप शरावां भी कह दिंदे हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ अंगां तो लहू इकट्ठा करके वापस दिल विच लिआउंदियां हन अते उन्हां नूं आपां उन्होंने इसलिए मोटर की जो जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इन्होंने लहू दबाव इन्ना ज़्यादा अधिक नहीं होंदा, इन्नी अधिक नहीं होंदा। सगों इन्होंने लहू नूं एक ही दिशा में चलाउण लई वाल्व भी लगे होंदे हन। जो हुण किसी बॉडी पार्ट या टिशू तक पहुँच के धमनी जो है आर्टरी वो बरीक
ਵਹਿਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਹੂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਪਤਲੀ ਸੈਲਸ ਦੀ ਪਤਲੀ ਦੀਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਆਪੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬਲੱਡ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲੇਟਲੈਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਲੌਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਹੂ ਦਾ ਰਿਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲਿੰਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਸਿਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਬਰੀਕ ਛੇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਸੈੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਤਰਲ ਜਾਂ ਲਸਿਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਤਰਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਹੂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੰਗਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਲਸਿਕਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲਸਿਕਾ ਵਹਿਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸ਼ਿਰਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਟਸ ਦਾ ਜੋ ਵਹਿਣ ਲਸਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਮੁੜ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਹਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਯੌਗਿਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਯੁਕਤ ਅੰਗਾਂ ਭਾਵ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਜਜ਼ਬ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਯੁਕਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਸੋਕਿਆਂ ਹੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਤਰ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਜੋ ਹੈ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧੀਮੀ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਚਾਲਣ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਊਰਜਾ
पत्तियां तो अते कच्चे पदार्थ जड़ां तो प्रवाहन करेगी। यह दोवें पक्ष जो ਹਨ नियमित चालन नलियां द्वारा जिन्होंने ਆਪਾਂ ਜ਼ਾइलम कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ है जो मिट्टी तो प्राप्त पानी ਅਤੇ ਖਣਿਜੀ ਲੂਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਾइलम ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜੀ ਲੂਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੋਇਮ ਜੋ ਪੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਾइलम ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਣੇ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਜੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕੀਡ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈੱਲ ਆਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ठीक है जी ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਜੜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਨ ਦੇ ਗਾੜੇਪਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਥਿਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾइलम ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, फिर पानी के स्तंभ का निर्माण करता है जो स्थिरता नाल उपर नूं धक्या जाता है। पौधों की जो ऊंचाई असीं वेखदे हाँ यह दबाव पानी नूं उत्थे तक पहुँचाने लई अपने आप विच काफ़ी नहीं होता। इस करके जो पौधे ਜ਼ਾइलम द्वारा अपने सब तो ऊँचे बिंदु तक पानी पहुँचाने लई कोई होर जुगाड़ या जुगत अपनाते हैं जिसनों आपां ट्रांसपीरेशन या वाष्प उत्सर्जन भी कह देने हाँ। ठीक है जी तो हुणे वाष्प उत्सर्जन की है, ट्रांसपीरेशन की है। जो पौधे नूं लोड़ींदी मात्रा विच पानी मिलिया है तो इस पानी की हानि स्टोमेटा राही हुई है। स्टोमेटा राही पानी एक्सचेंज होंदे होए थोड़ा पानी वेस्ट भी हो जाता है। उसकी पूर्ति पत्तियां विच जो ਜ਼ਾइलम ਦੀਆਂ ਵਹਿਣੀਆਂ है ਜ਼ਾइलम वैसਲ द्वारा हो जाती है। असल विच पत्तियां दे सैलों तो पानी के अणुओं का वाष्पन एक खिच उत्पन्न करता है जो पानी नूं जड़ां विच मौजूद ਜ਼ਾइलम सैलों द्वारा खिंचता है। पौधे के हवाई भागों द्वारा वाष्पों के रूप में पानी की हानि नूं वाष्प उत्सर्जन कह देंगे हाँ। ठीक है ट्रांसपीरेशन कह देंगे। तो ये जो ट्रांसपीरेशन है ये पानी नूं जज्ब होण अते जड़ तो पत्ते तक पानी अते उस विच कोले खनिजी लूणां दी उपर तक ही गति विच सहायक हुंदा है। ठीक है जो ये ट्रांसपीरेशन है ये तापमान नूं नीवा रखण विच भी सहायक हुंदी है अते पानी दे परिवहन विच जड़ दबाव रात के समय विशेष तौर पर महत्व रखता है। दिन दौरान जदों स्टोमेटा खुले होंदे हन वाष्प उत्सर्जन ਜ਼ਾइलम विच पानी की गति लई मुख्य प्रेरक बल हुंदा है। एक इंपोर्टेंट चीज़ है जो नीले अखरों में लिखी गई है। हुण आओ जी पौधे में भोजन और दूजे पदार्थों का स्थानांतरण प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है उहदे विच घुले हुए उत्पाद का परिवहन स्थानांतरण अपनाता है। ठीक है इस टिशू जो है फ्लोएम का यूज़ होता है। और प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है दे उत्पादों तो इलावा फ्लोएम या जो फ्लोएम है अमीनो एसिड और होर पदार्थों का परिवहन भी करता है। तो अमीनो एसिड का परिवहन पौधे विच कौन करता है? फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम। जो ये पदार्थ विशेष रूप विच तो जड़ दे भंडारण अंगां फलों बीजां अते वाधे वाले अंगां विच लै जाते हैं। भोजन अते होर पदार्थों का स्थानांतरण जो है नेड़े तेड़े वाले जो एक तरह के सह सैल बने होंगे उनकी सहायता नाल जो है होंदा है। ठीक है दोनों दिशाओं में उपर और थले। तो ਜ਼ਾइलम है ਜ਼ਾइलम राही परिवहन साधारण भौतिक बलों जो साधारण सिंपल फिजिकल फोर्स हो गए उस यूज़ करता है। पर जो फ्लोएम है वो स्थानांतरण ऊर्जा एनर्जी के द्वारा इस चीज़ को पूरा करता है। जो सुक्रोज है सुक्रोज जे पदार्थ फ्लोएम टिशू विच ATP तो प्राप्त ऊर्जा नाल ही स्थानांतरण होंदे हैं। ठीक है यह टिशू का प्रसारण दबाव बढ़ा देते हैं जिस कारण पानी विच
ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਇਮ ਤੋਂ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੋਇਮ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੜ ਅਤੇ ਤਣ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਹੋਈ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਡਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੇਸਟ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੇਸਟ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲ ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਲੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਲ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਗੁਰਦੇ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮੂਤਰ ਵਾਹਿਨੀ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਤਰ ਮਸਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੂਤਰ ਮਾਰਗ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਤਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੂਤਰ ਵਾਹਿਨੀ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂਤਰ ਮਸਾਲੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੂਤਰ ਜੋ ਹੈ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਮੂਤਰ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਜੋ ਮੂਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਾਯੂ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਹੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਵੇਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੇਸਟ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੋ ਫਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਕੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਹੈ ਗੁੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਮੈਂਸ ਕੈਪਸੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਫਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਫਰੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇੜੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਤਰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਫਿਲਟਰੇਟ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੂਸਣ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੂਤਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਨਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਤਰ ਵਾਹਿਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਤਰ ਮਸਾਣੇ ਜਾਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੂਤਰ ਮਸਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੂਤਰ ਭੰਡਾਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਮੂਤਰ ਮਸਾਣੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਮੂਤਰ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਯੂਰੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਮੂਤਰ ਮਸਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਕੂਲਰ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾੜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾੜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੂਤਰ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਹੈਮੋਡਾਇਲਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਗੁਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੁਰਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਹੂ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
इस नाल शरीर विच जहरीले वाधु पदार्थां की मात्रा वध जाती है, जिस नाल मौत भी हो सकती है। गुर्दे के फेल होने की अवस्था विच जो बनावटी गुर्दे हैं उन्हां दा यूज़ किया जाता है। जो एक बनावटी जो गुर्दा है ये एक इस तरह का यंत्र है जो कि डायलिसिस द्वारा नाइट्रोजनी जो वेस्ट है अपने शरीर तो बाहर कढ़ दिंदा है, कढ़ने का एक तरीका है। बनावटी गुर्दियां विच बहुत सारिया जो नालियां होंदियां हैं जिन्हां दी कंध चोणवी पारगमन झिल्ली की तरह जो कि सैमी परमेबल मैम्ब्रेन कहते हैं उसके नाल एक ढकी होंदी है, नूं डायलिसिंग घोल नाल भरे टैंक विच पाया जाता है, जिस दा ऑस्मोटिक प्रैशर अपने लहू के प्रसरण दबाव के बराबर ही होंदा है। केवल इस विच फालतू नाइट्रोजनी पदार्थ नाइट्रोजनी पदार्थ नहीं होंदे इस दे विच, ठीक है। नाइट्रोजन वेस्ट इस दे विच नहीं होंदे। मरीज़ का लहू इन्हां ट्यूबां विचों जो है पास किया जाता है, लगाया जाता है। इस नाल रोगी के शरीर विच लहू के जो फालतू पदार्थ प्रसरण द्वारा डायलाइजिंग घोल है उस आ जाते हैं। शुद्ध जो प्योर लहू है वह मूल रोगी के शरीर विच पंप कर दिता जाता है। यह गुर्दे के कारज के समान ही है, परंतु इसकी एक ड्राबैक है कि इस विच मूल जजब करने की क्रिया नहीं होती, ये दोबारा नहीं सोख सकता। आम करके तंदुरुस्त व्यक्ति के गुर्दों में प्रतिदिन 180 मिलीलीटर आरंभिक फिल्ट्रेट जो है बनता है, पर एक दिन विच त्याग्या मूत्र असल विच एक या 2 लीटर होंदा है, क्योंकि बाकी का फिल्ट्रेट गुर्दे दी नालियां विच मूल जजब हो जाता है, जो कि डायलाइजिंग जो अपरेटस है उहदे विच नहीं होंदा। हुण आए पौधे विच मल त्याग, पौधे ऑक्सीजन अते कार्बन डाइऑक्साइड का किवें निपटारा करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। वह वाधु पानी तो वाष्पीकरण या इवेपोरेशन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पौधों में बहुत सारे टिशू मुर्दा सैलों के बने होंदे हैं अते वो अपने कुछ भागों जिवें कि पत्तियां नूं गवा सकते हैं। पौधे के बहुत सारे फालतू उत्पाद सैलों के जो वैक्यूल विच समाये रहते हैं। पौधों तो गिरन वाले पत्तियों में भी फालतू उत्पाद समाये होंदे, तो इस तरह छुटकारा पाते हैं। दूजे होर फालतू उत्पाद जिवें कि रेजिन या गम्स या गोंद जिन्हों कह देंगे हैं आपां पौधों तो प्राप्त करते हैं। तो ये जो है खास करके पुराने जैलों विच ही रहते हैं। पौधे कुछ व्यर्थ पदार्थों अपने आले दुआले की मिट्टी विच भी छड्डदे रहंदे हैं, ठीक है जी। तो ये सी बच्चों अपना लाइफ प्रोसैसिस वाला चैप्टर, ठीक है। एक चैप्टर काफ़ी वड्डा है अते टैक्नीकल है, इन्हें ध्यान नाल करो। इस बहुत सारिया ऐसी चीज़ां हैं जो एग्जाम विच हिट कर सकदियां हैं, इन्हों ध्यान नाल करो, बार बार दोहराओ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इनू शेयर लाइक जरूर करो। तुहाडे शेयर लाइक सबसक्रिप्शन साड़ी एनर्जी हैं, तो इन्हों होर जरूरतमंद बच्चों भी साडा चैनल सबसक्राइब कराओ ताकि उन्होंने भी अपनी तैयारी विच हेल्प मिल सके, ठीक है जी। अगले वीडियो विच फिर मिलांगे अगले चैप्टर नाल। उदों तक गुड बाय, सत श्री अकाल, थैंक्स।